हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग मुझे लगता है पहला लेक्चर अच्छे से देख चुके होंगे एंड उसको समझ चुके होंगे। तो अब हम चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब हम इसके सेकंड टॉपिक पे जाएंगे जो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। ये जो वीडियो है, जो सेकंड वीडियो है हमारा, ये पूरा का पूरा खाली बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड है। इसमें हम कैसे एक इक्वेशन को बैलेंस करना है, उसके कुछ एग्जांपल्स, इनमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मैंने। तो जो एग्जांपल्स दिए उसको अच्छे से समझिएगा एंड जो क्वेश्चंस है वो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से सॉल्व करके रखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझाऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चालू करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक को, वो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। तो हम ये टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन का बैलेंस्ड फॉर्म मतलब क्या होता है एंड बैलेंसिंग मतलब क्या होता है। तो बैलेंसिंग मतलब तो आपको मैंने पहले समझाया था कि लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल होने चाहिए। उसका वो क्यों होने चाहिए, उसके पीछे एक प्रिंसिपल है, वो है कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कहता है कि देयर कैन नॉट बी a creation of a new atom or no atom can be destroyed in a reaction. So the number of atoms in on the reactant side should always be equal to the number of atoms on the product side. तो ये डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये प्रिंसिपल आप याद कर लीजिएगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको रटना पड़े, बहुत ही लंबी स्टोरी हो, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा ही आसान चीज़ है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस की तरफ। तो ये इसमें ना पहले एक फार्मूला दी हुई है कि वो फार्मूला ऐसी कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है कि आपको इसे याद करनी पड़े, इट्स जस्ट हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हमें बैलेंस करते टाइम उसके जो कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट्स हम चेंज कर सकते हैं ताकि वो दोनों नंबर ऑफ़ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का नंबर सेम हो जाए। और बैलेंसिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि हम कभी भी एक एटम के नीचे जो राइट में नंबर लिखा होता है हम उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। हमें जो भी करना है हम उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आगे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम किसी भी एलिमेंट को नहीं बदल सकते, क्योंकि अगर O2 दिया है तो हम उसको बैलेंस करने के लिए O3 नहीं कर सकते। O3 करेंगे तो अलग ही एक नया एलिमेंट बन जाता है, वो एटम सेम नहीं रहता, वो अलग एटम बन जाएगा एंड दैट्स नॉट करेक्ट। जैसे H हो गया, H2 हो गया, हम H होगा तो H ही रखना पड़ेगा, H2 नहीं कर सकते हम। ओके, O में भी ऐसा ही और आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये आपकी बुक में फुल लंबा सा मेथड दिया हुआ है, मैंने इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके शॉर्ट में लिखा है। तो पहले आपकी बुक में ऐसा कहा गया है कि जो भी आपको इक्वेशन दी हो उसको, मैं आपको सबसे अच्छी एडवाइस देता हूँ स्टूडेंट्स, आपको हमेशा काम आएगा। एक बड़े से मतलब आप पेपर भले ही जितना भी वेस्ट हो पर गैप बहुत रखना। आप बैलेंस इक्वेशन करने जाओ ना तब गैप काफ़ी रखना एंड थोड़ा एक एक एलिमेंट के बीच में भी, मतलब प्लस एफ ई है उसके बाद प्लस है तो एफ ई के पहले थोड़ी गैप रखना, H2O के पहले थोड़ी गैप रखना, क्योंकि आगे आपको नंबर वंबर लिखने होंगे एंड आपको एकदम क्लियर पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो आपकी बुक में मेथड है वो थोड़ा इलाबोरेट है, तो हम एक बार उसको अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। वो आपको 5 मार्क का क्वेश्चन दे देंगे कि आप इसको बैलेंस करके दिखाओ, तो उसमें आपसे अगर आप डायरेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दोगे तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे इसमें टेबल बनाई हुई है, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको भी ये टेबल्स बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये जो हमें फार्मूला इक्वेशन दी हुई है दैट इज़ Fe प्लस H2O दैट गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो इसमें आप देख सकते हो क्लियरली कि लेफ्ट हैंड साइड पे द नंबर ऑफ Fe इज 1 and on the right hand side it's Fe3, that means there are 3 atoms of Fe, and the number of oxygens on the right side is 4. On the product side the number of oxygens is 4 and on the left hand side there is only one atom of oxygen. So we can clearly make out that the equation, chemical equation given is not a balance, it's a skeletal form. अब हम इसको बैलेंस करने जाते हैं तो हमारी NCERT बुक या आपकी GSEB की बुक है अभी सब सेम हो गया है। तो वो ऐसा कहती है कि आप सबसे पहले इनके आजू बाजू में एक बॉक्स बना लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है, आप भी जो भी पूरी इक्वेशन है उसको पूरा बॉक्स के अंदर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद एक चीज़ याद रखिए, जैसे बुक ये लिखा हुआ है डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन।
मतलब इसके अंदर का जैसे मैंने आपको समझाया कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब जो भी चेंज होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट के बाहर होगा. वी कैन चेंज द नंबर ऑफ एटम्स, हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया, उसमें हमने एलिमेंट्स लिखे हैं सारे के सारे. फिर हमने लिखा है कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स हैं एंड राइट हैंड साइड पे कितने एलिमेंट्स हैं. तो ये टेबल आप एकदम क्लियरली बनाइएगा, इससे आपके प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा. फिर इसके बाद इनिशियल नंबर, फिर टू बैलेंस हमें क्या करना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा. टू बैलेंस ऑक्सीजन एलिमेंट्स का यहाँ पे एक दूसरा टेबल बना हुआ है कि इनिशियल में कितने ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं एंड फाइनल प्रोडक्ट्स में कितने ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं. तो इनिशियल में 1 था और इन प्रोडक्ट्स में 4 है. तो हमें पता चल गया कि हमें इसको इंटू 4 तो करना ही पड़ेगा. तो पहले हमने इसके आगे 4 लगा दिया. तो अब जो आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन दैट बिकम्स 8, बट द रिक्वायर्ड नंबर ऑन द राइट हैंड साइड इज जस्ट 1, इज जस्ट 2. अब हमें राइट हैंड साइड पे भी बैलेंस करना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन बैलेंस होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो बढ़ गया, अब राइट साइड पे भी तो हमें इक्वल करना पड़ेगा. तो नीचे भी एक टेबल बनी हुई है. अब हमें राइट हैंड साइड पे भी 4 लगाना पड़ेगा, ताकि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट साइड विल बी 8 एंड देन इफ़ वी मल्टीप्लाई इट विथ 4 ऑन द राइट हैंड साइड, तो राइट में भी 8 हो जाएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको एकदम क्लियरली समझ आ गया होगा. ये बहुत ही ईजी है, हम आगे इसके एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे देखेंगे, बट ये एक थोड़ा एलैबोरेट फॉर्म में आप देख लीजिए. फिर उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स जो Fe के हैं, अब हम वो बैलेंस करेंगे एंड इट्स वेरी सिमिलर टू, इट्स एक्चुअली द सेम थिंग जो हम यहाँ पे करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है एंड 1 है एंड राइट हैंड साइड पे 3 है. तो अब उसको भी 3 करने के लिए, 1 को 3 करने के लिए हमें उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सिंपल. तो हमने वही किया है, हमने लेफ्ट हैंड साइड के Fe के बाजू में लेफ्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो नाउ द इक्वेशन इज परफेक्टली बैलेंस. और यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं जैसे सॉलिड गैस, ये आपको याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस के जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन हो. मोस्टली आप उतने कर लीजिए तो भी काफ़ी है आपके लिए. या तो आप याद कर लीजिए कि Fe जो लिया जाता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, या तो आपके क्वेश्चंस में ही मेंशनड होगा कि दिस विल बी इन सॉलिड फॉर्म. अगर क्वेश्चन में मेंशनड है कि ये सॉलिड फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में, ये जो भी फॉर्म में बैलेंस करने, और आपको बोला है कि क्वेश्चन को बैलेंस करो, तो आप याद रखिएगा कि आपको फाइनल आंसर में ये सारी सॉलिड गैस और एक्वस और वॉट एवर इट इज़ गिवन, आपका वो होना ज़रूरी है. नहीं तो स्टूडेंट्स आपके मार्क्स कटेंगे सिंबल्स नहीं लिखने के, उनके फिजिकल स्टेट्स नहीं लिखने के, अगर वो मेंशन किया गया है तो. और कुछ क्वेश्चंस में आपको याद करके जाना पड़ेगा, जितने आपके एनसीईआरटी में दिए उतने आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा जो भी आपका पेपर चेक करेगा उस पर. तो देर आर सम स्पेशल कंडीशंस रिक्वायर्ड इन इक्वेशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट. हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स. अगर कोई भी इक्वेशन हो, उसमें अगर आपके ऊपर कुछ दिया होगा एरो के, दैट्स कॉल्ड स्पेशल कंडीशंस. कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो अपने आप परफॉर्म नहीं हो पाते. मतलब हमने केमिकल्स तो मिला दिए, हमने सारे प्रोसीजर फॉलो कर दिए, बट उसके बाद भी उसको पूरा करने के लिए, जैसे कुछ रिएक्शंस में टेस्ट ट्यूब को हीट करना पड़ेगा. आप जब केमिस्ट्री लैब जाओगे, जब भी, वैसे लॉकडाउन है, जब भी आपके स्कूल चालू होंगे, आपके केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स चालू होंगे, तब आप देखोगे कि आपको केमिकल्स दिए गए होंगे एंड रिएक्शंस में बोला जाएगा पहले उसको हीट करो, ये उसको इतने टेम्परेचर पे हीट करो, बंसन बर्नर दिया जाएगा, आपको टेस्ट ट्यूब होल्डर में पकड़ के हीट करना पड़ेगा, और ऐसे बहुत सारे आपसे एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगे, तब आपको समझ आएगा. एंड कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी हो जाते हैं जो सनलाइट, जैसे ही डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है वैसे ही हो जाता है. इसका एक आगे भी आपको रिएक्शन आएगा, वो होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में. उसमें कुछ सिल्वर AgBr2 दैट इज़ सिल्वर ब्रोमाइड का रिएक्शन आएगा एंड सिल्वर क्लोराइड का रिएक्शन आएगा. तो वो स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि उसको अगर आप धूप में रख देते हो, खाली सनलाइट उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो रिएक्शन अपने आप हो जाएगा. एंड कुछ स्पेशल एलिमेंट्स या मेटल्स या कुछ स्पेशल कंडीशंस हम प्रोवाइड करते हैं ताकि कुछ रिएक्शंस जल्दी हो जाए. तो वो जब जल्दी करने के लिए हम जो चीज़ करते हैं उसको कहते हैं कैटलिस्ट. जो भी हम उस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, हम उसका पीरियड कम कर देते हैं. जैसे कुछ रिएक्शंस को करने के लिए बहुत लंबा टाइम लग जाता है स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर कुछ कैटलिस्ट डालते हैं हम, जिससे वो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है. ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये हमें अभी पूरा नहीं है, पर मैं चाहता हूँ आपको ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए ताकि आपके पास थोड़ा एज रहे दूसरे स्टूडेंट्स से. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक एरो के ऊपर 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो ATM हेयर इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब ये रिएक्शन करने के लिए आपको इतना प्रेशर प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट. ओके, एंड नीचे वाला जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज़ फॉर ये फोटोसिंथेसिस, ये प्लांट्स में जो होता है ना, जो ग्लूकोज बनाता है, वो उसका एग्जांपल दिया गया है. तो उसमें वो रिएक्शन पूरा होने के लिए आपको ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल.
तो आपको पता ही है कि आप कोई भी प्लांट को सनलाइट के बिना तो उगा नहीं सकते। तो मैं मानता हूँ आपको ये चीज़ तो एकदम क्लियर हो गई कि ये वाली इक्वेशन जैसे भी है आपको ऊपर सनलाइट लिख ही देना है। और आपको पता है एक प्लांट में क्लोरोफिल तो चाहिए ही होता है। क्लोरोफिल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये एक प्लांट की ज़रूरत है, ये एक प्लांट में होता ही होता है। तो ये दो चीज़ें आपको हमेशा याद रह जाएंगी, और ये कोई भी अगर आपकी इक्वेशन में दिया होगा केमिकल इक्वेशन में, तो ये आपको लिखना ही है। और मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, तो मैं चाहता हूँ आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए कि कैसे बैलेंस किया है इनने, आपको एकदम समझ आ जाना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। जैसे यहाँ AgNO3 जो एग्जांपल नंबर 2 दिया हुआ है इसमें, उसमें AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl दैट इज सॉल्ट। NaCl इज सॉल्ट, ओके स्टूडेंट, एंड दैट गिव्स AgCl प्लस NaNO3। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे Ag का 1 है, राइट हैंड साइड पे Ag का 1 है, लेफ्ट हैंड साइड पे NO3 है, राइट हैंड साइड पे भी NO3 है। तो इस इक्वेशन में ज़्यादा कुछ बैलेंस करना पड़ा ही नहीं, अगर ये इक्वेशन लिखी गई थी तब भी। अब हम कोई ऐसा देखते हैं जिसमें बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ी होगी। तो जैसे ये AgCl है, तो जब AgCl को हम ब्रेक डाउन करते तो उसमें बनता है Ag प्लस Cl2। तो यहाँ पे जब Cl2 दैट इज़ क्लोरीन निकलता है, वो Cl2 के फॉर्म में निकलता है। तो हमें ये बैलेंस करनी पड़ेगी इक्वेशन, इसलिए हमने Ag के भी 2 एटम्स निकाल दिए। आप देख सकते हैं कि जब भी कोई इक्वेशन बैलेंस की गई है ना, तो उसके हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर आता है। जैसे Cl2 है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसके राइट हैंड साइड में नंबर था, पर अगर उसको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर आता। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने आगे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ये कितने क्वेश्चंस हैं? 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है स्टूडेंट। मैं चाहता हूँ आप उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो मैं उसको अच्छे से क्लियर कर दूँगा। ओके, तो अगर आपको फिर भी अगर अभी नहीं समझ आ रहा हो तो मैं आपको एक इसमें से कोई भी एग्जांपल अभी समझा देता हूँ। आप एक पेपर पेन लेके बैठ जाइए। इसमें से जो फर्स्ट तो अभी हमने देखा इसके पहले ही था, ये देखिए, ये रहा इसका फर्स्ट का एग्जांपल, ये 1.12 वाला। इसका जो थर्ड एग्जांपल है हम एक बार वो देख लेते हैं। तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे Al प्लस HCl है, राइट हैंड साइड पे AlCl3 प्लस H2 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 2 है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है। फिर Cl यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है एंड राइट हैंड साइड पे 3 है। तो बहुत ही ईजी है स्टूडेंट। यहाँ पे जब Cl3 है तो पहले तो हम आगे 3 लगा देते हैं, पर हमने यहाँ देखा कि H2 है बराबर। तो हम क्या करेंगे, ये जो HCl है ना, उसके बाजू में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 ले लेंगे। हम ले लेंगे 6 HCl, Al प्लस 6 HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2। पर अब हमने देखा कि हमारा लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ Cl हो जाता है 6 और राइट साइड पे अभी भी 3 है। तो हम AlCl3 के लेफ्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमने देखा कि राइट हैंड साइड पे Al2 हो गया, 2 बार Al के आइटम्स आ गए, और लेफ्ट साइड पे तो एक ही है। तो अब हम उसको लेफ्ट हैंड साइड पे बैलेंस करेंगे, और अब हम कर देंगे 2Al प्लस 6 HCl गिव्स 2AlCl3 प्लस 3H2O। तो ये जो आपकी इक्वेशन आएगी वो एक बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, और मुझे उम्मीद है कि बाकी सारे आप बहुत ही इजीली कर लेंगे। मेरे को अगर आपको कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स, आप ज़रूर मेरे को क्वेश्चन नंबर, आप कोई भी क्वेश्चन लिख दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगा। और आपको एकदम कंप्लीट आप पेपर पेन पे लेके बैठिएगा, एंड जो मेथड अभी आपने सीखा है उसको अच्छे से डिटेल में एक एक क्वेश्चन को लिखिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके समझ लो बोर्ड में 5 मार्क तो पक्के हैं। चलिए स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको अभी तक सब समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो आप ज़रूर क्वेश्चंस पूछेगा। एंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।